नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं देवदत्त त्रिवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उस एस्पायरेंट के लिए डिस्कस करेंगे जो क्लास 1 या फिर क्लास 2, इसको ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विस बोलते हैं, यानी ऑफिसर बनना है। तो उस सभी एस्पायरेंट को मुख्य परीक्षा यानी मेंस एग्जाम देनी कंपलसरी है। तो उसमें देखना यह है कि क्वेश्चंस में स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, उसको किस तरह से उत्तर दिया जाए, यानी स्टैंडर्ड आंसर कैसे बनाया जाए, या फिर क्वेश्चंस के कीवर्ड्स के हिसाब से आंसर कैसे लिखा जाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको किसी भी एग्जाम में गवर्नमेंट ऑफिसर बनना हो तो ये मेंस एग्जाम देना जरूरी है। तो प्रश्न ये होगा कि ऐसी कौन कौन सी एग्जामिनेशन है जिसमें मेंस एग्जाम होती है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीएपीएफ मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी मेंस एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल जीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, केरला पीएससी, महाराष्ट्र पीएससी एटसेट्रा। तो ये सभी एग्जाम में आपको ऑफिसर बनने के लिए मेंस एग्जाम क्रैक करना होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब टर्मिनोलॉजी जो एग्जाम में पूछी जाती है वो जानना बिल्कुल जरूरी है। इसके अलावा अदरवाइज आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और आपकी आंसर शीट एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे तो कोई भी मार्क्स नहीं देगा। सो इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी यानी कीवर्ड्स को जानना और समझना बहुत ही अनिवार्य है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टैंडर्ड आंसर किस तरह से लिखा जाता है, तो लिखा है व्हाट इज राइट, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, मतलब जो पूछा गया है वही लिखना है। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी इज राइट व्हाट यू नो, क्या आप जानते हैं। हम आम तौर पे क्या करते हैं कि एग्जाम में जो पूछा गया है वो नहीं लिखते, हमें क्या आता है वो लिखते हैं, इसीलिए हमें कम मार्क्स मिलते हैं, हम रैंकर नहीं बन सकते हैं। सो जो भी लिखे आप बुलेट्स पॉइंट में लिखिए, और हमारा जो आंसर होना चाहिए वो आईबीसी यानी इंट्रोडक्शंस, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट में होना चाहिए। फ्रेंड्स, इस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में मैं 3 गोल्डन प्रिंसिपल फॉलो करता हूं। आप प्लीज याद रखिएगा, आपके क्लासमेट हो, फ्रेंड्स हो तो उसको भी ये सिखाइएगा। आपको आंसर लिखने का तरीका आपको बहुत ही आसान तरीके में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ओवर्ट ऑप्टिमिज्म विथ टच ऑफ पैसिविज्म, यानी आप जो लिख रहे हो उसमें एक आशावाद दिखना चाहिए, विथ टच ऑफ पैसिमिज्म, थोड़ा बहुत निराशावाद उसका स्पर्श हो वो चलेगा, लेकिन आप आशावादी हैं ऐसा आंसर राइटिंग जो आप लिख रहे हो उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जिससे जो चेक करने वाले जो एग्जामिनर है उसको लगे कि ये आदमी आशावादी है। सेकंड, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म फॉलोड बाय रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी आप किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स को या प्रोग्राम्स की आप टीका कर रहे हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसिज्म करना है। सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ खराब है, इस तरह से कभी भी लिखना नहीं है। और साथ में आपको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो उसके रिड्रेसल मैकेनिज्म यानी उसका निदान, आपको उपचार भी करना है कि ये कमियां हैं तो उसका इलाज भी ये है, इस वे में आपने लिखना है। थर्ड, इंटर डिसिमिलरी अप्रोच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, जिसमें आपको चीजों का एनालिसिस करना पड़ेगा, प्लस जितने भी सब्जेक्ट्स उस क्वेश्चन में पूछे गए हैं या फिर नहीं पूछे भी गए हैं तो सब सब्जेक्ट्स को मिला के हिस्टोरिकल एंगल, पॉलिटिकल एंगल, सोशल एंगल, कल्चरल एंगल, जियोग्राफिकल एंगल, एनवायरमेंटल एंगल, वो सब को मिला के उसमें करंट अफेयर्स को ऐड करना है, एंड एंड में आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव डालना है। ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है वो आपको बहुत ही सोचने के तरीका भी आपको मैच्योर हो गए, और आपका आंसर राइटिंग यूनिक बनेगा, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावनाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपको इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी, हिस्टोरिकल इकोनॉमी, कल्चरल इकोनॉमी, जियोग्राफिकल इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इकोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट का लिंकेज करना है
उसमें करंट अफेयर्स डालिए, जो भी रिसेंटली कोई इवेंट्स बनी हो, और अंत में आप अपना कंक्लूजन डालोगे और एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपका बनेगा दैट क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर। तो चलिए हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन यानी मुख्य परीक्षा में किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, कीवर्ड्स क्या है। सबसे पहली है इन्यूमरेट। फॉर एग्जाम्पल, इन्यूमरेट फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट्स लिखिए। तो जो भी जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स है उसके सिर्फ पॉइंट्स लिखना है। और इन्यूमरेट फंडामेंटल ड्यूटीज, जितनी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 1 2 3 4 5 वे में लिखिए। नरेट, जिसमें क्या होगा, जो भी आप लिखने जा रहे हो उसमें टेम्पोरल सीक्वेंसिंग, यानी टाइम के अनुसार लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है। जिस सबसे पहले जो टाइम में बना है उसको पहले लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अंत में प्रिडिक्ट कीजिए कि ये संभावनाएं हैं फ्यूचर में बनने के लिए। तो ये आंसर आपका बहुत ही अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, नरेट द की इवेंट्स इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल इन 20th सेंचुरी। तो हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वातंत्र संग्राम में कौन कौन सी की इवेंट्स बनी है, तो आपको सबसे पहले जो इवेंट बनी थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, तो उसके बारे में लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट इवेंट, उसके बाद नेक्स्ट इवेंट। तो उस तरह से आप लिखिए और फ्यूचर में फोरकास्टिंग कीजिए कि क्या होना संभवित है। तो ये आपका आंसर बहुत ही बढ़िया लगेगा। डिफाइन, यानी आपको डेफिनेशन लिखना है। लिखा है इसमें कि ट्राई टू रिप्रोड्यूस वर्बेटिम इफ इट्स पॉसिबल, यानी रट्टा मार के लिखिए, बट ये बहुत रेयर है, हम लोग रट्टा नहीं मार सकते। तो क्या करना है, उस डेफिनेशन में जो कीवर्ड्स हैं, प्लीज नोट ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, जो कीवर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं उसको आप रिमेंबर कीजिए और उसको अपने वे में लिखिए। यू विल गेट अ गुड मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज एनवायरमेंट, तो मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। इट डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। तो ये सब कीवर्ड्स हैं। इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर, while all living elements like the birds, animals, plants, forest and fisheries etc. are biotic elements. तो ये keywords हैं, आपको याद रखना है। abiotic elements, for example air, water, land etc. rock, sunlight, all are examples of abiotic environments. तो ये सब keywords हैं, वो आपको याद रखने हैं और अपने वे में आपको डेफिनेशन लिखना है। इवेल्युएट या एसेस या एग्जामिन, ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन करना होगा। इस क्वेश्चन में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखना है। हाउ, कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शंस लिखना है, 102 लाइन कि किस सब्जेक्ट में पूछा गया है। फिर आपका बॉडी पार्ट आएगा, बॉडी पार्ट में आप 3 से 4 लाइंस इन फेवर में लिखना है और इन अगेंस्ट में भी लिखना है। फिर आपको लिखना है इम्प्लीकेशंस, मतलब असर क्या होगी उसके बाद। फिर आपको लिखना है लिमिटेशंस, उसकी मर्यादाएं क्या हैं, वो 101 से 2 लाइन में लिखिए। और अंत में आप कंक्लूजन लिखिए। देखिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप इस वे में लिखोगे तो यू विल गेट मोर मार्क्स, क्योंकि सब लोग इस तरह से लिखते नहीं हैं। ओपिनियन, कमेंट्स, व्यूज, देखिए ये क्वेश्चंस पूछते ही हैं। इसमें जो आपका आंसर है उसमें एग्जामिनर को क्लियरली लिखना चाहिए कि आप एक उत्साहित हैं, आप एक पॉजिटिव हैं, ओके, आप एक नेगेटिव पर्सन नहीं है। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्टिव ओपिनियन देना है, जो एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावाद दिखना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए एंड प्रोग्रेसिव होना चाहिए। इसमें आपका ओपिनियन पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ऐसा ओपिनियन कि जो मैच्योर हो, लार्जली एक्सेप्टेबल हो, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर को लगेगा कि ये स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट हैं, उसको पता है कि अपना वो बायस्ड ओपिनियन नहीं दे रहा है। पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स, देखिए ये क्वेश्चंस पूछते हैं बार बार, तो उसमें क्या लिखना है आपको कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, वो लिखना है। टेक्निकली ये पर्पस, गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट सब अलग अलग हैं, लेकिन आसान शब्दों में समझा जाए और एग्जाम में लिखना हो तो सिर्फ आप उसको
उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम क्या चाहते हैं, वॉट एग्जैक्टली वी वॉन्ट टू अचीव, ओके, वो लिखिए, दैट्स इट, आंसर खत्म। एनालाइज, इसमें आपको सेम लिखना है एज वी डिस्कस इन इवेल्युएट, एक्सेस एंड एग्जामिन, बट इंक्लूड योर ओपिनियन, इसमें आपको अपना ओपिनियन देना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ओपिनियन दे रहे हो, इसमें आपको अपना इंटरप्रिटेशन देना है, और वो जो ओपिनियन हो बायस नहीं होना चाहिए, लार्जली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड वाला होना चाहिए, ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। अब डिस्कस के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है कि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है 100%। तो इसमें आपको इस तरह से लिखना है कि जैसे आप एग्जामिनर के साथ बात कर रहे हैं, लाइक मी, जैसे मैं आपके साथ इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, उसी तरह आपको इस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर या फिर इवेल्युएटर जो आपका पेपर चेक करते हैं उसको लगना चाहिए कि ये मुझसे बात कर रहा है। आप जो जानते हो वो लिखिए, लेकिन वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कुछ भी लिखना नहीं है। और इसमें आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग एंगल, जो हमने बताया था कि आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, कल्चरल पर्सपेक्टिव, वो सब पर्सपेक्टिव को ऐड करना है और अच्छे वे में आपको अपना ओपिनियन देना है। डिस्क्राइब, दैट्स वेरी इजी टू राइट, जिसमें आपको लिखना है कि उस चीज में, उस थिंग्स में कितने कंपोनेंट्स है, कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं तो डिस्क्राइब ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, तो हमारे स्केलेटन सिस्टम में कितने कितने पार्ट्स है, व्हाट इट इज मेड ऑफ, किससे बना है, व्हाट आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें कौन कौन से अंग हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, यही सब बातें डिस्क्राइब करनी है, लेकिन इस वे में लिखना है। क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली कमेंट और क्रिटिकली एनालाइज, ये क्वेश्चंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछते ही हैं, चाहे किसी भी मेंस एग्जाम हो। तो आपको इसमें सबसे पहले लिखना है प्रोन्स एंड कॉन्स, यानी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखना है आपको, जिसमें आपको बैड थिंग्स एज वेल एज गुड थिंग्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब चीजें इंक्लूड करना है। और आपको अंत में अपना जजमेंट देना है, जो एक फेयर हो, जो अनबायस्ड हो, वो पढ़ने वाले को लगे कि ये एक ऐसा इंसान है, एक थर्ड पार्टी व्यूअर के हिसाब से देख रहा है, उस इंसिडेंट से, उस घटना से जुड़ता नहीं है, और एक एक जज की तरह एक ओपिनियन दे रहा है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट। इल्यूसिडेट, इलैबोरेट, एक्सपांड, एग्जिम्प्लीफाई, तो ये सब चीजें अलग अलग है। सबसे पहले बात करेंगे इल्यूसिडेट, यानी आपको क्लियर करना है, उसमें क्लैरिटी डालना है कि कहना क्या चाहते हैं, ये सवाल क्या कहना चाहते हैं, आपको क्लियर करना है, उसको मेक इट सिंपल बनाना है। इसके बाद है इलैबोरेट या फिर एक्सपांड, इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है, जैसे हमने प्रीवियसली बात किया था स्टैंडर्ड आंसर में किस तरह से लिखना है। इसके बाद है एग्जाम्पलीफाई, जिसमें आपको एक टिपिकल एग्जाम्पल देना है और समझाना है कि कहना क्या चाहते हैं। साथ में आप अपना करंट अफेयर्स का नॉलेज दीजिए, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच डालिए, उसमें आपको एनालिसिस करना है, लिंकेज ऑफ सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हमने डिस्कस किया था उसको लिंक करना है, करंट अफेयर्स को तड़का डालना है, और एंड में आपको अपना पर्सपेक्टिव देना है। इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम्स और रिजल्ट, ये चारों में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा जाए, लेकिन आंसर का फॉर्मेट सेम है। इसमें आपको लिखना है पॉसिबल सिनारियोज या फिर इम्पैक्ट क्या होगा। इसका मतलब होता है कि रिजल्ट क्या आ सकता है, क्या संभवित परिणाम आ सकता है, ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो यदि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग की इम्पैक्ट क्या हो सकती है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग आने के बाद हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे इकोसिस्टम में क्या चेंजेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो लिखा है आंसर यहाँ पे, देख सकते हैं, राइज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, चेंज इन लैंडस्केप्स, रिस्क टू द इकोसिस्टम, रेजिंग सी लेवल, ओशन एसिडिफिकेशन। तो इसमें आपको लिखना है संभवित परिणाम क्या हो सकता है, बस दैट्स इट। कॉन्ट्रास्ट और डिस्टिंग्विश्ड, जिसमें आपको डिफरेंसेस लिखना है। हमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमने वो पेंसिल से बच्चे पार्टीशन करके हुए हमने लिखा था, तो बस वही लिखना है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताया, आप देख सकते हैं, हिमालयन रिवर्स एंड
पेनिनसुलर रिवर्स के बीच डिफरेंस क्या है, बस इसी तरह से लिखना है। आप पार्टीशन कर दीजिए अपनी आंसर शीट में एंड लिख दीजिए 5, 7, 10 पॉइंट जितने आपको आते हैं और आपको मिल जाएंगे फुल मार्क्स। अब बात करेंगे कंपेयर या कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। ये एग्जाम में मोस्टली हमने अभी देखा कि कॉन्ट्रास्ट के स्थान पे ये पूछते हैं और ये अच्छी बात है, जिसमें आपको सिमिलैरिटीज भी लिखना है और डिफरेंसेस भी लिखना है, यानी दोनों के बीच समानताएं क्या हैं ये भी लिखना है और असमानताएं क्या हैं वो भी लिखना है। सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस, इसका आंसर क्या लिखना है कि यदि वो चीज यदि या सजीव उसमें नहीं होगा तो क्या होगा, बस वही उत्तर है इस प्रश्न का। फॉर एग्जाम्पल, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, यदि हम अर्थ पे नहीं होते तो क्या होता, तो ऑफकोर्स हम चांद पे अभी हमने इंडिया में अभी रिसेंटली चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है, वो हम लॉन्च नहीं कर पाते। ये एक समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इस चीज का महत्व लिखना है कि यदि वो पार्ट, यदि वो इंसान, यदि वो इवेंट नहीं होती तो क्या होता, तो यही आपको लिखना है। जस्टिफाई या एडवोकेट, जिसमें आपको उस इवेंट के लिए आपको फेवरेबल कमेंट्स लिखना है, आपको जस्टिफाई करना है कि यहाँ ये सही है, ऐसा करना चाहिए। जैसे एडवोकेट्स आपने फिल्म में देखा होगा कि वो अपने क्लाइंट्स की फेवरेबल कमेंट्स करते हैं, अपने क्लाइंट्स की साइड लेते हैं, अपने क्लाइंट्स को बचाते हैं। लाइकवाइज यू नीड टू राइट अ फेवरेबल पॉजिटिव कमेंट्स ऑफ दैट इवेंट, ऑफ दैट इंसिडेंट। इल्यूस्ट्रेट, जिसमें आपको एग्जाम्पल तो लिखना ही है, उसके साथ आपको डायग्राम्स हो, स्टैटिस्टिकल डेटा हो, फिगर्स हो, चार्ट्स, ग्राफ, इस सब चीज को कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। ये आपको मैक्सिमम ऐड करना है आपके आंसर में, जिससे आपका आंसर इनोवेटिव, यूनिक लगेगा एंड यू हैव हाई चांस टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। मेजर्स टेकन, या फिर कह सकते हैं विथ स्टेप्स टेकन टू इम्प्लीमेंट एक्स और वाई, यानी आज तक आपने क्या किया है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, what steps you have taken or government have taken to prevent गंगा pollutions or measure taken to prevent गंगा pollutions, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान, नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी, गवर्नमेंट क्लीन अप प्रोग्राम्स या फिर कैंपेन, नमामि गंगा प्रोग्राम। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर देना है, हमने उसके लिए क्या स्टेप्स लिए हैं, हमने अनुपालन के लिए हमने क्या क्या चीजें की हैं, ये लिखना है। I hope you get better idea and clarity over how to write answer. I would say good answer and get maximum marks. हो सके तो आप कमेंट कीजिएगा, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और यदि और अच्छा लगा हो तो you can share this video to anyone who are preparing for any competition examinations. Thank you so much again. Jai Hind.